हाथ के सारी उंगलियों पर अंगूठे को बांधकर मुक्का बनाकर सिखों का आंदोलन है। इसमें हरियाणा के लोगों का क्या लेना देना। यहाँ पर गांव-गांव से लोगों ने कहीं लस्सी के टैंक भेजने शुरू किए। केवल किसान को नहीं मारा बल्कि मजदूर को भी मारा, छोटे व्यापारी को भी मारा। देखो ये किसान नहीं है, ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है। अपने संगठन की एकता को दिखाते हुए जोर से नारा लगाएं। और नारा लगाने का एक तरीका है हाथ के सारी उंगलियों पर अंगूठे को बांधकर मुक्का बनाकर। ये मुक्का पता है क्यों बनाया जाता है? क्योंकि अगर अलग अलग लड़ते हैं तो उंगली जो है वो कमजोर है, टूट जाती है। और जब ये मिल जाती है तो एक बार जबड़े पर मार दिया तो बत्ती सी बाहर आके गिरती है। समाज में इस प्रकार से मजबूती से एकता करके संगठन बना करके जब हम लड़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो आपकी ताकत के सामने ठहर सके, टिक सके। आप लोगों की जीत भी होगी और जिन बातों को लेकर के आप इतना लंबा संघर्ष कर रहे हैं उसमें सफलता भी मिलेगी। तो मेरे साथ मिलकर के जोर से लगाइए, किसान एकता। थोड़ा जोर लगा के कहो भाई। चारों तरफ अदालत भी है और जिला प्रशासन भी है और जो नेता होंगे वो भी आसपास कहीं ना कहीं बैठे होंगे, आवाज सुन रहे होंगे। वो तो पता लगना चाहिए कि किसानों की आवाज में कितने दम है। बिजली की कड़क की तरह से आवाज जानते। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। मंच पर विराजमान आज की इस किसान महापंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्री करमवीर जी फर्टिया, हमारे बहुत ही ऊर्जावान युवा किसान नेता जो भारतीय किसान यूनियन की युवा शाखा के हमारे अध्यक्ष हैं, बहुत जुझारू हैं और बहुत प्रभावशाली तरीके से पिछले लंबे समय से किसानों के आंदोलन में दिन और रात एक करके जुटे हुए हैं। आदरणीय भाई रवि आजाद जी, हमारे बहुत ही सुलझे हुए मनीषी जिनको हम टेलीविजन पर भी सुनते हैं और जब मंत्री के साथ नेताओं की बात होती है वहां भी उनकी उपस्थिति देखते हैं। एक बहुत समझदार किसान के घर में जन्म लेकर आज की टेक्नोलॉजी को भी जिन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा है, बड़े रिसर्चर हैं, जेपी आंदोलन के अनुभवी नौजवान हैं भाई अभिमन्यु कोहाड़ जी, सारे देश और दुनिया में अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों की आवाज को और समाज की सब समस्याओं को उठाकर पहुंचाने वाले हमारे मिशन आर्यावर्त यूट्यूब चैनल के डायरेक्टर आचार्य दीक्षेंद्र जी, हमारे सभी खापों के सम्मानित अध्यक्ष, प्रधान या उनके प्रतिनिधिगण, हमारी बहुत ही ओजस्वी गायक बहन कल्याणी आर्या जी और दूसरे हमारे साथी गायक, मेरे सामने बैठे हुए सभी संघर्षशील किसानों, नौजवान भाइयों, पूजा और सत्कार की योग्य माताओं तथा बहनों, आज हम और आप यहाँ पर एक जो आंदोलन पिछले बहुत लंबे समय से चल रहा था, उस आंदोलन में एक बार नए सिरे से अपने आप को टटोलने के लिए कि कहीं ये मौसम बदलने के साथ हमारे विचारों में, हमारे प्रोग्रामों में कमजोरी तो नहीं आ जाए, उसका एक आकलन करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब तक जो हुआ आप लोगों के सामने हुआ है और मैं ये मानता हूँ कि इस समय सरकार जहाँ एक तरफ पूरी तरह से दबाव में है, वहाँ पर हम लोगों के धैर्य की भी वो परीक्षा लेना चाहती है। वहाँ पर बैठे लोग ये जान रहे हैं, ये सोचते हैं कि किसान इतने लंबे समय से संघर्ष करते करते अब हो सकता है क्योंकि खेत में फसल पकने लग रही है, इन इलाकों में तो सरसों पक गई, कुछ दिनों में उसकी लावनी भी आएगी, फिर गेहूं की भी कटाई होगी और फसलें भी कटेंगी। तो सरकार में बैठे लोग ये देख रहे हैं कि और थोड़ा खींचो, किसान हो सकता है कि काम के दबाव में आंदोलन से पीछे हट जाए या ढीले पड़ जाए। किंतु मैं ये मानता हूं कि अब आप लोग इस प्रकार से इस पूरे आंदोलन को लड़ते लड़ते इतनी समझ आपके अंदर आ गई है
कि अपने कामों को भी कर लेंगे, किंतु आंदोलन में कहीं भी थोड़ा सा भी अंतर हम नहीं आने देंगे। ये बात हमको और आपको पूरी तरह से समझनी होगी। साथियों, आपने देखा पिछले दिनों में इस देश की सरकार ने किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए बहुत सारे नारे लगाए। सबसे पहले उन्होंने सवाल उठाया कि ये सिखों का आंदोलन है, इसमें हरियाणा के लोगों का क्या लेना देना है। हरियाणा का यह आंदोलन नहीं है, हरियाणा के लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं। और उसके आधार पर उन्होंने एसवाईएल का एक मुद्दा उठाकर हमारे प्रदेश को इस आंदोलन से अलग करने की बात फेंकी। एक टेस्ट लिया, किंतु आप लोग उस टेस्ट में खरे उतरे और आपने जवाब दे दिया। जहां भी वो एसवाईएल का नाटक किया गया था जिला हेडक्वार्टर पर, वहीं पर हमारे आंदोलनकारी किसानों ने, नौजवानों ने जाकर उन जो नाटक करने वाले लोग थे, जो आंदोलन को तोड़ने का एक तरीका जो उन्होंने अपनाया था, उसको फेल करके और सारी दुनिया के सामने दिखा दिया कि किसान इतना पागल नहीं है। वो भी जानता है कि कब एसवाईएल का आंदोलन किया जाता है और कब सामूहिक रूप से अपने हितों का आंदोलन किया जाता है। आपने उनका जो सांप्रदायिक जो एक कोना था कि इसके आधार पर बांट दो आंदोलन को, उसको आपने पूरी तरह से फेल कर दिया। और उसके बाद जात पात पर बांटने की कोशिश की। प्रचार शुरू हो गया कि तो जाटों का आंदोलन है, किंतु हमने गांव-गांव में देखा जब आंदोलन में, चाहे वो टिकरी बॉर्डर था, सिंगो बॉर्डर था, चाहे इधर शाहजहांपुर का बॉर्डर था, ढांसा का बॉर्डर था, चाहे पलवल का बॉर्डर था, जहां भी आंदोलन के मंच लगे वहां पर गांव-गांव से लोगों ने कहीं लस्सी के टैंक भेजने शुरू किए। हर घर से घर पते चंदा लगा दिया और लोगों ने लाखों लाखों रुपया अपने गांव से इकट्ठा किया आंदोलन के लिए। उसमें एक भी बिरादरी का आदमी नहीं बचता था जो अपना चंदा उसमें नहीं देता। सब लोगों ने तय कर लिया कि ये आंदोलन केवल उस आदमी का नहीं है जो जमीन में अनाज पैदा करता है, बल्कि ये उसका भी आंदोलन अब बन गया है। उन लोगों ने भी अब समझ लिया है कि केवल अनाज पैदा करने वाले की समस्या नहीं है, बल्कि अनाज खरीद कर रोटी खाने वाले की भी समस्या है, ये कर्मचारी की भी समस्या है, ये मजदूर की भी समस्या है, ये छोटे व्यापारी की भी समस्या है। क्योंकि जिस प्रकार के कानून बने हैं वो कानून हर आदमी की रोटी छीन लेंगे, वो कानून सारी की सारी चीजों के ऊपर कब्जा कर लेंगे। बड़े बड़े सरमायादारों के बहुत बड़े बड़े गोदाम बनेंगे, उन गोदामों के अंदर आपकी सारी जिनिस चली जाएगी और जब टाइम आएगा कि महंगा बेचने का वक्त होगा तब वहां से वो चीज बाहर मार्केट में आएगी, तो जिनको खरीद के खाना है तब उनको मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में जो बात कही जा रही थी वो सच्ची निकली। तो इन लोगों ने केवल किसान को नहीं मारा बल्कि मजदूर को भी मारा, छोटे व्यापारी को भी मारा और कर्मचारियों को भी मारा, उन सब लोगों को मारा जो भोगता है, जो खरीद के खाते। इस नाते से वहां भी सरकार फेल हो गई। जात पात का जहर घोलने की कोशिश की, वो भी नहीं चल पाया। फिर इन लोगों ने, आपने देखा 26 जनवरी को जब इस देश के लाखों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की सड़कों पर गए तो एक और नाटक सामने आया। कुछ लोगों को, जिनको पिछले 2 महीने से सरकार पूरी तरह से अपना प्रोटेक्शन दे रही थी, सपोर्ट दे रही थी, सिंगो बॉर्डर के ऊपर जहां किसान रोक रखे थे, एक तरफ किसानों का 16 किलोमीटर लंबा पूरा पड़ाव था और दूसरी तरफ दिल्ली की तरफ पुलिस थी। पुलिस की तरफ जो कैंप लगवा रखा था, ये वे लोग थे जिनको बार बार किसान नेताओं के कहने के बावजूद भी पुलिस ने नहीं हटाया। किसान नेताओं ने मिनिस्टर के साथ मीटिंगों में कहा कि जो लोग पुलिस की तरफ कैंप लगा के बैठे हैं वो हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है, वो सब के सब लोग पुलिस के प्रोटेक्शन में वहां बैठे हुए हैं, वो कोई गड़बड़ करेंगे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उनके ऊपर नजर रखो, हम कोई भी अनुशासनहीनता नहीं होने देंगे, किसान कोई भी गलत बात नहीं करेगा। किंतु सरकार की योजना थी सोची समझी कि यही एक कोना है जहां से इस आंदोलन को कहीं ना कहीं डैमेज किया जा सकता है। और जब 26 तारीख को पुलिस के द्वारा बता गए रूट पर हमारे किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर के चले, ये तो अपने रूट के ऊपर चले गए, किंतु वो लोग जो पुलिस के साथ बैठे थे वो लोगों को भड़काकर कुछ लोगों को लाल किले तक ले जाने में कामयाब हुए और वहां जाकर के 2.5 घंटे तक
लाल किले की प्राचीर के ऊपर खड़े होकर जो उन्होंने विवाह नाटक किया, सरकार देखती रही, पुलिस देखती रही। लाल किले में फौज है, पुलिस है और इतनी बड़ी धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर, सरकार क्यों नहीं वहां पर कोई कार्रवाई कर पाई? क्योंकि सरकार ये करना चाहती थी ताकि दुनिया में और देश में ये कहें, देखो ये किसान नहीं है, ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो नक्सलवादी हैं और इन लोगों को आंदोलन में कोई भी सहयोग मत करो। किंतु आपने देखा 2 दिन के बाद फिर एक मोड़ आया और राकेश टिकैत जिसके धरने के ऊपर जो गाजीपुर में था, वहां पर वहां के 2 एमएलए नंद कुमार गुर्जर और सुनील शर्मा, वो अपने गुंडों को लेकर के रात के 2 बजे 12 बजे वहां आते हैं और जो बड़े बुजुर्ग वहां पर अपने टेंटों में बैठे थे, सो रहे थे, बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया और उन गुंडों ने उन बड़े बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को ठोकरें मारी, उनको डंडों के खोदे मारी और उनको कहा तुम भिखारी की तरह से अपने घर छोड़ के यहाँ क्यों पड़े हो, क्यों रास्ता तुमने रोक रखा है, भागो यहाँ से। उस समय राकेश टिकैत की आंखों से जो आंसू वहां पर गिरे, उसने एक बार फिर से सारे देश के किसानों के अंदर, पानी के अंदर जैसे आग पैदा हो जाती है, उस तरह से आंदोलन फिर एक बार उमड़ घुमड़ करके खड़ा हुआ और 26 तारीख का नाटक भी उस आंदोलन ने फिर फेल कर दिया। मोदी जी ने कहा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरे पास आखिरी 2 ब्रह्मास्त्र है, वो अब छोड़ूंगा कि पार्लियामेंट में बजट ला रहे हैं हम, वो बजट इतना क्रांतिकारी होगा कि किसान के हित में वो बजट आएगा। और वो बजट भी आ गया। उसमें क्या आया? बजट में आया 16.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को लोन देंगे, किसानों को कर्जवान तो तुम बना सकते हो, किंतु किसानों के जो कानून है, जो इनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, उनको मोदी जी आपको वापस नहीं लेना चाहते हो। आपका तो इसी से पता लग रहा है कि आप कितना हित हमारे देश के किसान का चाहते हो। कितना बड़ा मजाक किसान का आज हो रहा है कि 6,000 रुपए साल में एक किसान की 7 किसान सहायता कोष के नाम पे भेजे जाते हैं। एक दिन में कितने बांटे आए? 17 रुपए। 17 रुपए में 2 कप चाय नहीं आती, वो भी 20 रुपए में आती है। एक किसान को एक दिन में 2 कप चाय पिलाकर तुम उसकी भावनाओं को और उसकी जमीन को एक तरह से छीन लेना चाहते हो। इससे बड़ा मजाक किसान का कोई हो नहीं सकता है। ये बातें किसान समझ रहे हैं और इसलिए वो भी इनका सारा शस्त्र फेल हो गया। आज हमारे सामने इस आंदोलन को लंबा ले जाने के लिए एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है। गांव-गांव के अंदर अब योजना बननी चाहिए। हम लोग खापे, जो हमारी प्राचीन इतिहास की बनी हुई खापे, जिनसे पूरा समाज बंधा रहता है, जिनके कायदे हैं, जिनके नियम हैं, उनसे समाज आगे चलता है। जब खापे उतर आए किसी आंदोलन में, समझ लो कि आम आदमी आपके कानूनों से असहमत है, आपके कानूनों से पूरी तरह से पीड़ित हो रहा है। इसलिए खाप भी खड़े होकर के आंदोलन में कूद पड़ी और आज ये खापें सारे प्रदेश में ये बड़ी बड़ी पंचायतें कर रही हैं। मैं अंत में एक बात आपके सामने कहना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं, उनके सामने कुछ चालाक लोग, और अब जैसे बता रहे थे हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी कि अब योजना बनी है कि चुपचाप लोगों के बीच में जाके उनको बरगलाया जाए कि किसानों के जो कानून हैं, इनसे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपके सामने बातें आएंगी, आपको अपने पास वो तर्क चाहिए जिनके तर्क के बाण निकालकर उनकी बात को आप काट सको। और आपको इन तीनों कानूनों के बारे में बहुत ही संक्षेप में 2 मिनट में मैं आपको बता दूं, ये तीनों के तीनों कानून किसी भी तरीके से किसान के लिए लाभकारी नहीं है। हम चैलेंज करते हैं इस मंच से, कोई बड़े से बड़ा एक्सपर्ट जिन्होंने ये कानून बनाए हैं वो आए और इसके ऊपर बहस करें। हमारे नौजवान अभिमन्यु कोहाड़ जब वो बोलते हैं सोशल मीडिया पर, कितने प्रभावशाली, कितने एक कठोर और मजबूत तर्क देकर उनको निरुत्तर कर देते हैं जो इनके ऊपर सवाल उठाते हैं। पहला कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम है। आवश्यक वस्तुओं का संग्रहण कोई नहीं कर सकता था। 1955 से ये कानून था। और आवश्यक वस्तु क्या होती है? जिससे जिंदगी चलती है। अनाज है सारे, दालें हैं सारी, तेल है, जिन चीजों से तेल निकलता है, सरसों है, तिलमिरा है और जो चीजें हैं, ये सारी आवश्यक वस्तुएं हैं। कुछ सब्जियां हैं, आलू है, प्याज है और दूसरी चीजें,
इनका कोई भी व्यक्ति स्टोर नहीं कर सकता, जमाखोरी नहीं कर सकता, ये कानून था। अब इसको खोल दिया कि अब कोई भी जमाखोरी कर सकता, छूट है। और उस जमाखोरी के खुलते ही आपने देखा हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा व्यापारी जिसको अडानी कहते हैं, गौतम अडानी, जिसने 1000 टेंडर पूरे देश के अंदर इस बात के लिए छोड़े कि मुझे जमीन चाहिए, उनमें मैं गोदाम बनाऊंगा, उन गोदामों के अंदर किसानों का अनाज खरीदकर उनकी दालें, उनकी जिन्स जितनी भी पैदा करते हैं वो खरीदकर उस भंडार में मैं रखूंगा और वहां पर सुरक्षित रखूंगा और बेचूंगा कब? जब मार्केट में चीजें कम हो जाएंगी, चीज मिलेंगे नहीं, महंगी हो जाएंगी आकाश की ऊंचाई तक, तब निकाल कर बेचूंगा और लोगों की चमड़ी उतार कर धन कमा करके विदेशी बैंकों में रखूंगा। उसको ये मौका दिया गया। ये कानून है जिसमें सब चीजें खोल दी, कोई इसको इकट्ठा करो, कोई रखो, कोई एतराज नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ किसान को इससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा अमीरों को। किसान तो अपने घर में भी अगली फसल तक अनाज नहीं रख सकता, ना उस पर जगह है, ना उस पर इतना इंतजाम है, और घर में सारे जो काम होते हैं कहाँ रखे हुआ अनाज? उसने तो बेचारे ने सस्ता महंगा बेच देना है और उसके बाद ये अमीर लोग उसका फायदा उठाएंगे। दूसरा है ओपन मार्केट। वो कहते हैं हमने मार्केट खुली कर दी, कहीं बेचो, इन मंडियों में बेचो या बराबर में जो प्राइवेट मंडी बनेगी उनमें बेचो। अब आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। आपके सामने जब ये सवाल करें तो पूछना कि ये जो मंडियां हैं इनमें आपके ऊपर आढ़त लगती है 2.5%, इनमें आपके ऊपर 4% टैक्स लगता है, 6.5% रुपया किसान का लिया जाता है, और वो खर्च कहाँ करता है? मार्केट कमेटियां आपके लिए सड़कें बनाती हैं और चीजें बनाती हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे ही काम आता है वो पैसा। किंतु जो प्राइवेट मंडी बनेगी, जो बड़े बड़े अमीर लोग बनाएंगे, उन पे कोई टैक्स नहीं, उन पे कोई आढ़त नहीं, उन पर आप जाओगे वो आपको 2 रुपए फालतू भी देंगे भाव, और आप उनकी चालाकी में आ गए और उनको देना शुरू कर दिया तो ये मंडियां हो जाएंगी बंद। और 2 साल के बाद वो जो प्राइवेट मंडी वाले हैं फिर वो आपके अनाज को उछाल करके पूछेंगे ये तो आपका अनाज पिचका हुआ है, ये तो गीला है, इसमें तो बीज लग रहा है, ये तो बीज हुआ है, इसको हम नहीं खरीद सकते, ले जाओ वापस, नहीं तो इतना भाव देंगे। 2 साल के अंदर जब मंडी ये बंद हो जाएंगी तो सारा किसान उनका मोहताज हो जाएगा प्राइवेट मंडियों का, और हमारा सब का सब जो जिनस है वो उनके कब्जे में चला जाएगा। मैं पूछता हूं, बताओ इसमें किसान का कौन सा फायदा आपने कर दिया? और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आप सब जानते हैं गांव में लोग साझे बाधे पर भी खेती करते हैं, ठेके पर भी करते हैं, पट्टे पर भी लेते हैं जमीन, गांव में आपस में कर लेते हैं। उसमें कोई ये नहीं होता कि 10 साल या 15 साल का ठेका होगा, वो 1 साल का 2 साल का होता है। फिर आप बदल भी लेते हैं, भाव भी बदल लेते हैं, रेट भी चेंज कर लेते हैं। और इस प्रकार से जो बाटे साधे पर या और किसी भी प्रकार से जो खेती होती है इस देश में, कुल 26 करोड़ किसान खेत को जोत करके अनाज पैदा करते हैं इस देश के अंदर, जिनमें से 11 करोड़ किसान वे हैं जो दूसरे से साझे बाधे पर लेकर के बोते हैं, जो ठेके पर लेकर के बोते हैं। 2 एकड़ 4 एकड़ ठेके पर ले लिया, कुछ अनाज पैदा कर लिया, कुछ न्यार पैदा कर लिया और अपना गुजारा कर लिया। ये 11 करोड़ किसान, अगर कंपनियों को आपने कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन दे दी जो कम से कम 10 साल से ऊपर का टाइम होगा, तो आप समझो ये 11 करोड़ किसान भूखे मरेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे और ये अपने घर बैठ जाएंगे। किंतु ये लोग दबाव बना रहे हैं, कंपनियों को ठेके पर दे दो, मालामाल हो जाओगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम इन सारी चीजों को समझकर जीवन और मौत की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें, ढीले नहीं पड़ना, किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटना। लड़ाई बहुत आगे जा चुकी है, पूरी तरह से भीत और खोद के बीच में अब सरकार है। अगर ढीले पड़ गए तो भाई वो खोद हमारी तरफ हो जाएगी, फिर नहीं उठेगा आंदोलन कभी दोबारा, जितनी ताकत के साथ आज आंदोलन इस देश के अंदर चल रहा है। इसलिए आखिरी श्वास तक लड़ने का फैसला लेकर आज की महापंचायत से जाइए। और एक बात चौधरी छोटू राम की याद रखना, सर छोटू राम कहा करते थे, किसान मेरी 2 बात मान ले, बोलना ले सीख और दुश्मन पहचान ले। हम लोगों का दुश्मन वो बड़ा अमीर आदमी है, हमारे दुश्मन छोटे मोटे जो दूसरे लोग हैं वो नहीं है।
जात पात के नाम पर या और गरीब अमीर के नाम पर गांव में रहने वाले लोगों को आपस में जो बांटने की ये चलाएंगे बातें, वहां पर हमको बहुत सावधानी से अपने दूसरे भाइयों को भी जो हमारे साथ कहीं ना कहीं खेत में, कहीं साजी में, कहीं लाई में, कहीं लामड़ी में मदद करते हैं, वो गरीब लोग, उनको हम साथ लेकर के चलेंगे, हमारी ताकत बहुत मजबूत हो जाएगी। कहीं भी कोई कमजोरी आंदोलन में आनी नहीं चाहिए। मैं समझता हूं अगर ये बात हम कर पाए, निश्चित रूप से हमारा ये आंदोलन सफल होगा और इस देश के अंदर एक नया इतिहास बनेगा। मैं तो कहा करता हूं, एक तन पर सोने के तार खींचे, एक तन पर सूत के तार नहीं, एक तन पर सोने के तार खींचे, एक तन पर सूत का तार नहीं। इसलिए बगावत करते हैं, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। इस प्रकार की गैर बराबरी, आज किसान का बेटा फौज के अंदर बंदूक लिए खड़ा है, दुश्मन की गोली आती है तो किसी साहूकार के बेटे की गोली नहीं लगती, वो इस किसान के बेटे के छाती में गोली लगती है। और खेत में जिससे देश का पेट भरा जाता है, वहां किसान खेत में भी लड़ रहा, मिट्टी के साथ मिट्टी हो रहा है और सरहदों पर भी लड़ रहा है। आज उसको इतना कमजोर बना दिया कि हम दूसरों के रहमो करम पर जीवित हैं। हमारे माल का, हमारे उपज का भाव तय करने के लिए दिल्ली के एयर कंडीशन कोठियों में लोग बैठ करके फैसला लेंगे, ये हमको मंजूर नहीं हो सकता। इसलिए आओ हम लड़ाई लड़ें और लड़ाई को आगे लंबा चलाते रहें। इन शब्दों के साथ में एक दो नारे लगाता हूं और ये नारे आज की इस अर्थव्यवस्था को, जो पूंजीवादी हमारे ऊपर छाया हुआ है इस समय, उसको चैलेंज देने के लिए नारे हैं। जो नारे आप लगाते हैं ये संगठन को मजबूत करने के लिए, और जो नारा मैं आपके साथ एक ऐड कर रहा हूं वो नारा हमें और अधिक मजबूत करने के लिए है। नारा मैं बोलूंगा, कमाने वाला आप कहेंगे खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। ये नारा आपको बोलना है ताकि जो भी लुटेरा है इस देश के अंदर, जो किसान की उपज के ऊपर अपनी महल खड़ी करता है, ये नेता लोग जितने भी हैं, जिस आपके यहाँ के नेता का नाम लेते हैं, आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने बेटे के नाम से जमीन अलॉट कराई है। वो भी बहुत बड़ा गोदाम बनाने जा रहे हैं। उस गोदाम में सारे आधे हरियाणा का जितना अनाज पैदा होता है वो उतना अनाज उसमें रखने की क्षमता होगी, उतने अनाज उसमें रखने की जगह होगी और वो सैकड़ों करोड़ रुपए का गोदाम बनेगा। ऐसे मिनिस्टर जो अपना घर भरने के लिए और आंदोलन का विरोध करें, आप लोगों को मजबूती के साथ ऐसे लोगों को पहचानना है और आंदोलन को आगे बढ़ाना है। मेरे साथ जोर से नारा लगाइए, कमाने वाला। भाई बात ढीली है, ऐसे नहीं मिलेगा। हमको अपने अधिकार के लिए ताकत दिखानी है। कमाने वाला कमाने वाला, लूटने वाला जाएगा, लूटने वाला नया जमाना, नया जमाना। धन्यवाद सब।